विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र में हम आर्थिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं। आर्थिक विकास के अध्ययन के लिए आवश्यक है कि इसके लिए किन तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक है, अर्थात आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। वे कौन कौन से तत्व हैं जो आर्थिक विकास को निर्धारित करते हैं। विकसित देश हो या विकासशील देश, हर देश आर्थिक विकास करना चाहता है। भारत में भी आर्थिक विकास के लिए ही पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। वैसे तो एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, उनकी पुस्तक में भी उल्लेख आर्थिक विकास से संबंधित संपत्ति के सृजन का मिलता है, परंतु बहुत समय तक अर्थशास्त्रियों ने इस विषय को की ओर ध्यान नहीं दिया और नेग्लेक्ट किया इस विषय को। इसके फलस्वरूप और अन्य कई कारणों से तीसा की मंदी से समस्त विश्व प्रभावित हुआ बुरी तरह से, और तब केन्स की विचारधारा का उदय हुआ और इस प्रकार से व्यापार चक्रों की ओर ध्यान आकर्षित हुआ और उसके लिए निवारण के उपाय अपनाए जाने के लिए सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। परंतु फिर भी आर्थिक विकास के ऊपर जोर नहीं दिया जा सका। बाद में विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन मुख्य रूप से आर्थिक विकास के लिए किया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। बहुत सारा धन युद्ध के ऊपर व्यय हो चुका था और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहते थे, और इसलिए विभिन्न केन्स के बाद के अर्थशास्त्रियों, जिन्हें हम कहते हैं केन्सोत्तर अर्थशास्त्रियों, ने विकास मॉडल बनाने की ओर ध्यान दिया। इसके लिए विकसित देशों तथा विकासशील देशों दोनों से संबंधित आर्थिक मॉडल बनाए गए। प्रमुख अर्थशास्त्री जो आर्थिक मॉडल बनाने से संबंधित थे वो थे हैरड तथा डोमर, जिनका मॉडल हैरड डोमर मॉडल कहलाता है। भारत में भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका उपयोग किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए भारतीय अर्थशास्त्री मैहलनोबिस द्वारा मॉडल बनाया गया, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या औद्योगिक विकास पर जोर देने वाला मॉडल था। इसी तरह से अन्य देशों में भी मॉडल्स बनाए गए और प्रमुख जो आपके विकास अर्थशास्त्री हम इन्हें कहते हैं, जो आर्थिक विकास से संबंधित मॉडल्स बनाने के लिए जाने जाते हैं, वो हैं कार्ल डोर, जॉन रॉबिन्स, जिन्होंने द्वारा कैम्ब्रिज विकास मॉडल बनाया, और ये विकसित देशों से संबंधित मॉडल है। दूसरी तरफ अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए कई सिद्धांत प्रतिपादित हुए और कई मॉडल्स बनाए गए, जिसमें प्रमुख अर्थशास्त्री हैं रैग्नर नर्क्से, हर्शमैन, आर्थर लुइस, ए.के. सेन, एस. चक्रवर्ती आदि। प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक विकास जो होते हैं वो अनेक तत्वों के ऊपर निर्भर करते हैं, और इन तत्वों को समझने के लिए हम इन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। ये पूछा जाता है कि प्राथमिक तत्व क्या होते हैं, तो पहले प्रकार है प्राथमिक तत्व या प्रधान तत्व। ये आर्थिक विकास का शुभारंभ करते हैं और इनसे ही हमें पता चलता है कि कैसे आर्थिक विकास संभव हो सकता है। वो इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि आर्थिक विकास क्यों होता है और फिर उसके अनुसार ये आर्थिक विकास का शुभारंभ करते हैं। दूसरी श्रेणी के तत्व इस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं।
इस प्रकार से वो विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ये शुरुआत नहीं करते, इसलिए सिर्फ सहायक के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अनुपूरक अथवा सहायक तत्व कहा जाता है। क्योंकि एक बार विकास प्रारंभ हो जाने के बाद उसको जारी रखना भी एक बहुत बड़ी रणनीति से संबंधित है। हमें हमेशा उन्नति की जो दर है, जो विकास की जो दर है, उसको उत्तरोत्तर बढ़ाते चले जाना चाहता है, बढ़ाते चले जाना पड़ता है, तभी हम पूर्ण स्थिति, आर्थिक स्थिति में रह सकते हैं। इसलिए ये तत्व यह बताते हैं कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर आर्थिक विकास का क्रम किस प्रकार से चालू रहता है और इस पर ही ध्यान देते हुए क्रियाशील होते हैं। और यह तो साधारण सी ही बात है कि जिस देश में आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले ये दोनों तत्व, प्राथमिक तत्व तथा सहायक तत्व, अनुकूल होंगे, उस देश में आर्थिक विकास भी अधिक होगा। और जिस देश में ये दोनों तत्व या इनमें से कोई एक तत्व निष्क्रिय होगा तो उसका आर्थिक विकास भी कम होगा। जैसा हमने देखा, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के अलग अलग मॉडल प्रतिपादित किए और इसलिए इन मॉडल्स के अंदर, मॉडल क्या होता है? आर्थिक मॉडल ये एक संबंध बताता है आश्रित और स्वतंत्र चरों के बीच में। आश्रित चर वे होते हैं जो कि स्वतंत्र चरों पर निर्भर करते हैं। यदि स्वतंत्र चर बढ़ते हैं तो आश्रित चर उससे प्रभावित होते हैं, बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। इसी तरह स्वतंत्र चर के घटने से आश्रित चर में परिवर्तन हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है और घट सकता है। और यही जानने के लिए कि इनका संबंध किस प्रकार का है, उसका गणितीय माप करने के लिए मॉडलों का निर्माण किया जाता है। एक तो दिशा देखी जाती है कि दोनों के बीच में विपरीत संबंध है या सीधा संबंध है, और फिर उसके बाद मॉडल के द्वारा गणना करके यह ज्ञात किया जाता है कि कितनी मात्रा में स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने से आश्रित चर में कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से इसमें माप भी किया जाता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्रियों ने जो मॉडल दिए हैं वे निर्धारक तत्वों, या जिसे हम कह रहे थे स्वतंत्र चर, उनके द्वारा निर्धारित होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर आर्थिक विकास निर्भर करता है। और ये तत्व इतने सारे हैं कि इनको समझने के लिए, सरलता के लिए, दो भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। प्रथम तो है आर्थिक तत्व और द्वितीय गैर आर्थिक तत्व भी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं आर्थिक तत्व या इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले या उसके निर्धारक आर्थिक तत्व। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? भूमि जो है आपकी, वो चार जो प्रमुख हम लेके चलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। उसमें से जो भूमि है वो वास्तव में सिर्फ भूमि को ही बताती नहीं, उसका ही प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि यह प्राकृतिक संसाधन का प्रतिनिधित्व करती है। तो प्राकृतिक संसाधनों में भूमि और भूमि की उपजाऊ शक्ति कृषि के क्षेत्र में प्रभावित डालती क्या है? भूमि की उपजाऊ शक्ति, कितनी उपजाऊ भूमि का टुकड़ा है। जैसे आप देखते हैं, अगर आपके पास बहुत बड़ा खेती के लिए जोत है परंतु वह उपजाऊ नहीं है, बंजर किस्म का है, तो उसमें उत्पादन संभव नहीं हो सकता। तो कृषि का विकास करने के लिए भूमि के उपजाऊ शक्ति का बहुत अधिक महत्व होता है। इसी तरह से किस क्षेत्र में है, मिट्टी की
जो बनावट है वो किस प्रकार की है, वन संपदा जो है वह भी आर्थिक विकास में सहायक होती है। खनिज पदार्थ जो हैं, विभिन्न प्रकार के मेटल्स इत्यादि जिनसे मिलते हैं, वे सभी जो आर्थिक विकास के लिए कार्य में इस्पात इत्यादि आते हैं, जैसे लोहा बनता है, एल्यूमिनियम बनता है, कॉपर, और इस तरह से अनेक ऐसे मेटल्स हैं जो कि खनिज पदार्थ के रूप में भूमि में रहते हैं। और इस तरह से भूमि के अंतर्गत हम प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत इनको भी शामिल करते हैं। इसी तरह से प्रकृति ही जलवायु निर्धारित करती है। हालांकि अब हमने विकास के द्वारा जलवायु में परिवर्तन को बाध्य कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति आ गई है और जलवायु काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित हो गई है। इसी तरह से जल संसाधन, समुद्री साधन, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन हैं और ये आर्थिक विकास को निर्धारित करते हैं। परंतु आर्थिक विकास के जो विभिन्न मॉडल हैं वे सभी प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन पर ही जोर देते हैं कि किस प्रकार से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक कार्यकुशलता से अधिक उत्पादकता के साथ विदोहन किया जाए। कोई वेस्ट नहीं होने चाहिए प्राकृतिक संसाधन। पर ये पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, इस पर सालों साल तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और अभी भी जो जोर है वो आर्थिक विकास पर है। उसका त्याग किसी भी हालत में नहीं करने पर ही जोर है, चाहे वह पर्यावरण को नुकसान ही क्यों न पहुंचा रहा हो। जबकि भारतीय विकास के जो मॉडल हैं, अगर हम बहुत प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र की बात करें, जो पुस्तक चाणक्य ने लिखी है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, तो उसमें वो अर्थ के अंतर्गत भूमि के या पृथ्वी के, पूरी पृथ्वी को ही लेकर चलते हैं। उसमें अपने आप ही सारे भूमि से संबंधित संसाधन, जल संसाधन सभी शामिल हो जाते हैं। पेड़ पौधे, पहाड़, खनिज, सभी कुछ उसमें शामिल हो जाते हैं। नदियाँ भी उसमें शामिल हो जाती हैं। पूरी पृथ्वी पर जो भी कुछ प्राकृतिक रूप से प्रदत्त है वे सभी उसके अंदर शामिल होते हैं। उसके रक्षा करने और उसके पालन के उपायों को बताने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहा गया है। देखिए कितनी ऊंची सोच थी उस समय में। इसीलिए हम प्रकृति को पूजते थे, डर के नहीं पूजते थे। और ये वेस्टर्न जो थॉट थी ये इस चीज़ को समझ नहीं पाई। वे सोचते थे कि हम प्रकृति से डर कर प्रकृति की पूजा करते हैं, जबकि भारत में पूजा का तात्पर्य है सम्मान देना, और सम्मान जिसको देंगे नेचुरली उसकी रक्षा भी करेंगे ही। तो पृथ्वी की रक्षा करने पर जोर दिया गया था चाणक्य के द्वारा। पृथ्वी का पालन करने, मनुष्यों से युक्त, उन्होंने पृथ्वी को सिर्फ प्राकृतिक संसाधन भी नहीं माना था, जो अभी हम भूमि और श्रम दो उत्पादन के साधन मान रहे हैं, उन्होंने एक ही साथ लिया था उनको, क्योंकि मानव भूमि के बिना कुछ भी नहीं है, प्रकृति के बिना मानव कुछ भी नहीं है। ये प्राचीन हमारे अर्थशास्त्री जो थे वो जानते थे, प्राचीन विचारक हमारे जानते थे। और आधुनिक जो पाश्चात्य या वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनके लिए अभी भी ये बहुत नई चीज़ है, और इसे समझने और इसको किस तरह काबू में लाया जाए इसमें जोर लगाने में वो अभी भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, अभी अभी उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई, वहाँ पर जो निर्माण किया जा रहा था बिजली प्राप्त करने के लिए, जो बांध बनाए जा रहे थे, वे सभी प्रकृति को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जा रहे थे। निश्चित तौर पर उन्होंने ये गलती की, और जिसका खामियाजा न सिर्फ संसाधन बल्कि मानव को खोने के रूप में भी हुआ। इस गलती की वजह से जिन मनुष्यों के लिए
ये विकास के कार्य किए जा रहे हैं उनको ही मृत्यु के ग्रास में समा दिया गया। तो फिर ऐसा विकास अर्थपूर्ण नहीं रह जाता है। और यदि हम पूंजी का देखें तो उसमें काफ़ी पूंजी व्यय हुई और वह सब पूंजी भी वेस्ट चली गई। तो आर्थिक विकास की जगह वो अवनति या विकास के विपरीत दिशा में नीचे की ओर अर्थव्यवस्था को ले जाने वाले साबित हुए। और ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स वहाँ पर अभी भी चालू हैं और वे बुरी तरह से प्राकृतिक संसाधन पहाड़ों को खोदने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधन जो हिमानी ग्लेशियर हैं उन्हीं पर बुरा असर पड़ा और ये बाढ़ आई और जिसकी वजह से इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस तरह से प्राकृतिक साधन निश्चित तौर पर आर्थिक संसाधन हैं, आर्थिक विकास के लिए साधन हैं, निर्धारक तत्व हैं, परंतु इनका विदोहन जो है वो हमें पर्यावरण की समस्याओं को ध्यान में रख के करना चाहिए। और ये कोई भी मॉडल के अंदर सबसे कोई भी विकास का मॉडल हो, नया जो मॉडल बने उसमें इस चीज़ को शामिल करते हुए किया जाना चाहिए। अगला है मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्सेज। आर्थिक विकास में मानव ही सब कुछ निर्धारित करता है। अन्य सभी उत्पादन के साधन हैं वो मानव के ऊपर ही निर्भर करते हैं। और मानव के बारे में हम जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स के रूप में। हर जो व्यक्ति है वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। यदि हम किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग देते हैं, उसका स्किल डेवलपमेंट करते हैं, तभी वो आर्थिक विकास में सहायक होता है। शिक्षा और ट्रेनिंग के बाद में, प्रशिक्षण के बाद में ही वह ह्यूमन रिसोर्स बनता है। परंतु इसको मापा कैसे जाए, क्योंकि सभी मनुष्य जो हैं वे चाहे वे ह्यूमन रिसोर्स हो या नहीं हो, वे आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, चाहे वो सिर्फ मांग ही उत्पन्न करते हो, पूर्ति कुछ भी उत्पन्न नहीं करते हो। तो इस तरह से जनसंख्या जो है वो संपूर्ण रूप से प्रभावित करती है अर्थव्यवस्था को। पूर्ति करने वाले श्रम के रूप में या ह्यूमन रिसोर्स के रूप में, पूर्तिकर्ता के रूप में और अन्य रूपों में मांगकर्ता के रूप में। और यदि वो पूर्तिकर्ता है तो भी उसको जो आय मिलती है उससे वो वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है। इस तरह से मांग उत्पन्न होती है। जितनी पूर्ति आवश्यक है उतनी ही मांग भी आवश्यक है आर्थिक विकास के लिए। तो इस प्रकार से मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं आर्थिक विकास के। विकसित देशों में जहाँ जनसंख्या बहुत कम होती है और इसके कारण जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक विकास को बढ़ाती है, मांग उत्पन्न करती है, उत्पादन के लिए श्रमिकों को अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाती है, पूंजी निर्माण में योगदान देती है, क्योंकि आय में वृद्धि होती है तो पूंजी निर्माण होता है। और इस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि विकसित देशों के लिए लाभदायक है। दूसरी ओर अर्धविकसित या अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जनसंख्या का भार पहले ही बहुत अधिक होता है और वे अधिकतर गरीब देश हैं, उनका विकास भी नहीं हो पाया है, वे अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं दे पाते हैं, बेरोजगारी भी बहुत अधिक होती है, लोगों की आय भी बहुत कम होती है और इसके कारण वे मांग भी अधिक उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। और यदि मांग बढ़ जाती है जनसंख्या में वृद्धि के साथ तो उसके लिए उपयुक्त आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, पूंजी भी यहाँ पे कम होती है, क्योंकि लोगों का आय का स्तर, बचत का स्तर कम होता है तो पूंजी निर्माण भी कम होता है। इस प्रकार से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ती है उतनी तेज़ी से ही आर्थिक विकास यदि किया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय वर्तमान स्तर पर बनी रह सकती है। और अगर
प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है अर्थात आर्थिक विकास करना है तो पूंजीगत वस्तुओं का अधिक निर्माण और अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए बचत अधिक मात्रा में करने की आवश्यकता होती है। यदि हम फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा करेंगे, जैसे शादी वगैरह में इस तरह के अनुत्पादक रूप से व्यय कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारा खाना फेंक दिया जाता है, इस प्रकार से यदि वेस्ट किया जाता है तो वह आर्थिक विकास के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी भूखे रह जाते हैं, उनको पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता है और इसलिए वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम में नहीं लाए जा सकते, ना उनको एजुकेशन मिलती है, ना ट्रेनिंग मिलती है, ना स्वास्थ्य होता है। और इस तरह से हमें बचत पे अधिक ध्यान देना चाहिए, अपव्यय नहीं करना चाहिए। इसी से संबंधित आ जाता है तीसरा, वो है पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण का मतलब होता है पूंजीगत संपत्ति का सृजन। अब संपत्ति एक तो ऐसी है जो आप खरीद के, सोना खरीद लिया बहुत सारा, उसको लॉकर में रख दिया, स्टोर करके नोट जो है अलमारियों में भर के रख दिए, जैसे ब्लैक मनी होती है, उस तरह से टैक्स नहीं चुकाया, तो वो बिल्कुल भी पूंजी निर्माण के काम में नहीं आती है, इसलिए हम उसे पूंजीगत संपत्ति नहीं कह सकते हैं। पूंजीगत संपत्ति का निर्माण कब होता है? जब हम टैक्स पे करके कानूनी तरीके से संपत्ति अर्जित करें, उस संपत्ति का बचत करके विनियोग कर सकें और सही ढंग से विनियोग कर सकें। ऐसी चीज़ों में विनियोग नहीं करें, जैसे बहुत सारे मकान लोग खरीद लेते हैं और वो बंद पड़े रहते हैं, उसके अंदर कोई रहता भी नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के कई बेनामी और तरह तरह की प्रॉपर्टी होती है, तो वो उत्पादन में सहायक नहीं होती है, वो पूंजी निर्माण में सहायक नहीं होती है। जबकि दिखाई ऐसा देता है कि बहुत आय बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और विकास हो रहा है, परंतु उससे देश आगे नहीं बढ़ पाता है और वह अनुपयोगी संपत्ति के रूप में पड़ी रह जाती है। लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि कब इसकी रेट बढ़ेगी और कब हम इसे बेचेंगे, और तब तक वो लॉक्ड रहती है। जितनी भी उसकी वैल्यू है, जो भी वो संपत्ति है, वो विकास के काम में नहीं आ पाती है और ये ज़्यादातर ब्लैक मनी के साथ होता है। तो इसलिए यदि हम सही ढंग से टैक्स पे करेंगे, बचत करेंगे, बचत एकत्र करके उसको विनियोग करेंगे, वास्तविक पूंजी में उसे बदलेंगे, तभी पूंजी निर्माण होगा और तभी राष्ट्र का विकास हो पाएगा। अगला है पूंजी उत्पाद अनुपात। पूंजी उत्पाद अनुपात का क्या तात्पर्य होता है? इसमें दो शब्द काम में आ रहे हैं, एक तो पूंजी और एक उत्पाद। पूंजी जैसा आप जान ही गए होंगे अब तक कि पूंजी का मतलब है उत्पादन में सहायक संपत्ति, जैसे वो मशीनरी के रूप में भी हो सकती है, फैक्ट्री बिल्डिंग के रूप में भी हो सकती है, या आपके कच्चा माल भी पूंजी से ही खरीदा जाता है। तो इस तरह से पूंजी का उपयोग विभिन्न प्रकारों से उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। उत्पाद तो उत्पादन है ही, तो इन दोनों के बीच का संबंध दिखा रहा है पूंजी उत्पाद अनुपात। अर्थात पूंजी की एक इकाई लगाने पर उत्पादन कितना होता है, वह कहलाता है पूंजी उत्पाद अनुपात। और पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक है, इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य है कि एक इकाई पूंजी से कम मात्रा में उत्पादन हो रहा है, कम पूंजी में की आवश्यकता होती है और अधिक उत्पादन उससे प्राप्त होता है, तो पूंजी उत्पाद अनुपात कम होगा और इस तरह से आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा। तो पूंजी उत्पाद अनुपात तथा आर्थिक विकास में विपरीत संबंध होता है। जितनी कम पूंजी की आवश्यकता होती है, उतना ही आर्थिक विकास अधिक होता है। एक इकाई पूंजी से जितना अधिक उत्पादन होता है, वह अधिक लाभप्रद होता है। तो उत्पादन अधिक होना चाहिए और पूंजी की मात्रा कम होनी चाहिए, तब आर्थिक विकास तेजी से होता है। अगला है तकनीकी एवं नव प्रवर्तन।
किसी देश के विकास को गति प्रदान करने में तकनीकी प्रगति तथा नव प्रवर्तन या इनोवेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जब ज़्यादा अच्छी तकनीक होती है तो उत्पादकता भी अधिक होती है। इसके बाद में है व्यावसायिक ढांचा। इसमें व्यावसायिक रूप में हम अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र या निर्माणी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और तीसरा है सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। इन तीनों क्षेत्रों के अंदर उत्पादन किया जाता है और इस तरह से यह कहलाता है कि व्यावसायिक ढांचा किस प्रकार का है, किस क्षेत्र की प्रधानता एक अर्थव्यवस्था के अंदर। यदि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है तो प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता होगी, यदि उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था है तो द्वितीय क्षेत्र, और यदि बैंक, बीमा, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, विभिन्न प्रकार के रोड्स, एजुकेशनल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, संचार, ये सभी अगर अच्छे हैं तो वो सेवा क्षेत्र उन्नत है, यह कहलाएगा। और आर्थिक विकास के लिए सेवा क्षेत्र का महत्व देखते हुए भारत में इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है और सेवा क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र अक्सर अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अधिक विकसित होता है और औद्योगिक क्षेत्र विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विकसित होता है। तो यदि हम विकास करना चाहते हैं तो हमें द्वितीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सेवा क्षेत्र को भी बढ़ाना होता है। अगला है विदेशी पूंजी। अर्धविकसित देशों की अपनी पूंजी कम होती है और बड़ी बड़ी वृहद परियोजनाओं में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो विदेशी सहयोग अथवा विदेशी पूंजी के द्वारा आर्थिक विकास किया जाता है। इसके बाद है बाजार का आकार। जो अल्प विकसित देश हैं, जो जनसंख्या बहुत अधिक है, वह मांग अधिक होती है और बाजार का आकार काफ़ी बड़ा होता है, जबकि विकसित देशों में ये काफ़ी कम होता है, तो उनको निर्यात पर भरोसे पर रहना पड़ता है और विकासशील देशों के बाजार की ओर देखना पड़ता है। कौशल निर्माण एवं कुशल संगठन। आज के वैज्ञानिक युग में श्रमिकों की संख्या का यथेष्ट होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्यकुशल होना भी आवश्यक है। दिन प्रतिदिन नवीन यंत्रों एवं उत्पादन की विधियों का आविष्कार हो रहा है। इनके कुशल संचालन पर ही श्रमिकों की उत्पादन क्षमता निर्भर करती है। अतः देश के औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास के लिए श्रम की कार्यक्षमता में वृद्धि देश की एक मूल आवश्यकता है। अगला है उद्यमशीलता या एंटरप्रेन्योरशिप। यदि किसी भी देश में उद्यमी, महत्वाकांक्षी, अच्छा नेतृत्व प्रदान करने वाले, साहसी एवं आर्थिक विकास के बाधक तत्वों को समाप्त करने वाले होते हैं तो वे अच्छा आर्थिक विकास कर सकते हैं। इसके विपरीत इन गुणों से युक्त व्यक्तियों के अभाव में नवीन और आधुनिक तकनीकी आविष्कार के बावजूद भी कोई देश वांछित आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता है। इसी के साथ हम इस ई लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। अगले ई लेक्चर में हम देखेंगे कि आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले गैर आर्थिक तत्व कौन कौन से हैं। धन्यवाद।